हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो चलते इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2026 के दृष्टिकोण से मैं हिंदी का 30 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलते इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलते इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न दिया है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हरि कृष्ण प्रेमी, डी राम कुमार वर्मा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे अंधेर नगरी के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी टेट में यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट में अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसे ही पेपर में देख कर जाइएगा। क्वेश्चन दूसरा दिया है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है पुनः धन जन्म, बी दिया है पुनर्धन जन्म, सी दिया है पुनर्धन जन्म, डी दिया है पुनर्धन आजन्म। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पुनर्धन जन्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। इस क्वेश्चन का प्रश्न दिया है कि पत्ता पेड़ से गिरा में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए दिया है कर्म कारक, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी दिया है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी दिया है आपादान कारक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आपादान कारक। आपादान कारक इसलिए होगा क्योंकि इसका मुख्य रूप से किसी चीज के किसी अन्य चीज से अलग होने या पृथकीकृत होने का भाव को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपादान कारक होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि पत्ता पेड़ से गिरा, यहाँ पर जो पत्ता है वह पेड़ से क्या हो रहा है, अलग होने का भाव प्रतीत हो रहा है। ऐसी चीज में हम विभक्ति क्या होगा, से होता है। जहाँ भी किसी अलग होने का भाव प्रतीत होता है, किसी वस्तु का किसी वस्तु से अन्य वस्तु से तुलना किया जाए या अलग होने का भाव प्रतीत हो, तो वहाँ राइट हो जाएगा आपका आपादान कारक। इस क्वेश्चन का राइट डी हो जाएगा, आपादान कारक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी दिया है राधा, ऑप्शन सी दिया है हिमालय, ऑप्शन डी गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लड़का। लड़का जो है एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि लड़का क्या कर रहा है, एक ही सभी लड़कों का क्या कर रहा है, एक भाव प्रतीत कर रहा है, सभी को क्या कर रहा है, एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, लड़का। लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। यह क्वेश्चन यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो आप लोग इसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का प्रश्न दिया है कि मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी दिया है जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाववाचक जो शब्द दिया है दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं, यह एक क्या है, मिठास जो है एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो क्या करता है, शब्द किसी गुण या स्थिति या भाव का क्या करता है, बोध कराता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, प्रेम हो गया, बचपन हो गया, क्रोध हो गया, सुंदरता हो गया, ये सारी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के आती है। मिठास के जो होता है एक भाववाचक संज्ञा होता है। इसके अर्थ से ही पता चल जा रहा है कि इसमें भाव का होने का प्रतीत हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, भाववाचक संज्ञा होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न दिया है स्वरनाम के कितने भेद माने गए हैं। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी दिया है 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, 6 हो जाएगा, क्योंकि स्वरनाम जो होता है व्याकरण की दृष्टि से 6 को ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है नया, ऑप्शन बी ताज़ा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। 20, 20 क्या होगा? 20 क्या होगा? गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं होगा। 20 एक संख्यावाचक संज्ञा होता है, क्योंकि 20 जो हो रहा है एक संख्यावाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। नया नया में किसी गुण होने का बोध बताया जा रहा है। ताज़ा भी गुण को इंडिकेट कर रहा है। नीला भी एक गुणवाचक संज्ञा का ही विशेषण है। ये तीनों ही ABC जो दिया है, ये तीनों ही गुणवाचक विशेषण शब्द है, लेकिन जो 20 है यह गुणवाचक शब्द नहीं है, क्योंकि यह एक संख्यावाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 11, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, 11 हो जाएगा। दोस्तों मैं ये बता दूं, जो हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में है उसमें ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो वह 11 हो जाएगा। आप लोग इसे सही कर दीजिएगा, 11 इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं कि इनमें से उसमें व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया है स सलजम वाला स, ऑप्शन बी सटकोट वाला स, ऑप्शन सी दिया है बड़का स, ऑप्शन डी दिया है थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर थ। जो होता है यह उसमें व्यंजन न होकर यह एक दंत व्यंजन होता है। और दोस्तों मैं एक आप लोग को ट्रिक बता दूं कि जब भी उसमें व्यंजन परीक्षाओं में पूछ दिया जाए तो कोई भी वर्णमाला को बोलते समय यदि हमारे मुंह से क्या हो, गर्म हवा जैसे प्रतीत हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें व्यंजन लगा देंगे। यहाँ पर ABC तीनों जो दिया है यह उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसका उच्चारण करते समय आदि हम लोग जैसे बोल देते हैं कि स को बोलते समय हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, एक भाप जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से यूं ही चुटकियों में इसे उड़ा देंगे कि यह उसमें व्यंजन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न दिया है कि नूतन का विलोम होता है। ऑप्शन ए पुरातन, ऑप्शन बी दिया है नवीन, ऑप्शन सी दिया है पुराना और ऑप्शन डी दिया है प्राचीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो नूतन होता है उसका ऑप्शन ए हो जाएगा पुरातन। पुरातन हो जाएगा नूतन का विलोम शब्द। दोस्तों जब भी विलोम शब्द अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका शाब्दिक अर्थ ज्ञात करना चाहिए। नूतन मतलब होता है नया, नूतन का शाब्दिक अर्थ होता है नया, तो शाब्दिक अर्थ होता है नया। तो इसका जाहिर सी बात है कि नूतन का विलोम शब्द पुरातन ही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, पुरातन होगा। इस वीडियो का 11वां क्वेश्चन दिया है कि घर घर दीप जले हैं, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा चिन्ह आएगा? ऑप्शन ए दिया है अल्प विराम, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, योजक चिन्ह। दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, जो योजक चिन्ह होता है इसमें घर घर दीप जले हैं, आप लोग देख कर ही बता सकते थे कि ये घर घर में बीच में योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है। दोस्तों यह परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चनों का एग्जामिनर के द्वारा मेंशन जरूर किया जाता है। तो आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि केला का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी दिया है कदल, ऑप्शन सी दिया है कदली और ऑप्शन डी दिया है मेवा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, कदली। कदली जो होगा दोस्तों वह केला का तत्सम शब्द होगा दोस्तों। और ऐसे भी पेपरों में तत्सम और तद्भव से यूपी टेट में अक्सर एग्जामिनर के द्वारा 1 से 2 क्वेश्चन को कन्फर्म पूछना है दोस्तों। तो आप लोग तत्सम और तद्भव से संबंधित क्वेश्चनों को अध्ययन करके जरूर जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट सी हो जाएगा, कदली हो जाएगा केला का तत्सम शब्द। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इस क्वेश्चन का 13 का जो प्रश्न दिया है कि भाषा का प्रमुख कौशल क्या है? ऑप्शन ए दिया है लिखना सुनना, ऑप्शन बी दिया है पढ़ना, ऑप्शन सी दिया है बोलना और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि लिखना सुनना पढ़ना और बोलना इस
चारों जो कौशल दिया है यह भाषा कौशल का एक बहुत ही प्रमुख योगदान देता है भाषा के सीखने में। और ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यह जो चारों को दिया है, ये कौशल जो दिया है, ऐसा ये नहीं है कि हमें इसे सही सीक्वेंस में ही सीखना है, ऐसा नहीं होता है। बालक बोल कर भी पढ़ सकता है, पढ़ कर भी लिख सकता है, लिख कर भी सुन सकता है। ये चारों कौशल ही भाषा कौशल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चनों का जरूर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। और ये सी टेट का यह फेवरेट क्वेश्चन है जो अक्सर आगामी परीक्षाओं में पूछा गया। दोस्तों आप लोग इसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। तो इस 14 में जो प्रश्न दिया है कि डिबिया में जुड़े प्रत्यय को अलग कीजिए। ऑप्शन ए दिया है बिया, और बी दिया है इया, और सी दिया है या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर या हो जाएगा, क्योंकि डिब्बा में जब या जुड़ता है तो डिबिया शब्द बनता है। दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जब भी प्रत्यय पूछे परीक्षाओं में तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें क्या करेंगे, उस शब्द का संधि विच्छेद कर देंगे, तो डिब्बा धन या हो जाएगा, तो डिबिया हो जाएगा। या अपने माइंड में एक इस क्वेश्चन को अपने माइंड में ऐसे विचार कीजिए, जैसे लिखा है कि डिबिया, तो डिबिया जब बोल रहे हैं तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ईया आ रहा है, तो हम राइट कर देंगे ईया हो जाएगा। यह भी एक सही करने का सही ट्रिक होता है। और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के लास्ट में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, तो प्रत्यय कहलाता है। यदि उपसर्ग पूछ दिया जाए तो जो उपसर्ग जो होता है वह शब्द के आगे जुड़ता है, उपसर्ग होता है, और प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो डिबिया में ईया प्रत्यय हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि मुख्यमंत्री शब्द में उपसर्ग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है मुख, ऑप्शन बी दिया है मुख्य, ऑप्शन सी दिया है मंत्री, ऑप्शन डी दिया है मुंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, मुख्य हो जाएगा। दोस्तों मैं आज आप लोग को बता दूं, जब भी परीक्षाओं में उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, उस शब्द का क्या करेंगे, सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर देंगे। जो मुख्यमंत्री का संधि विच्छेद जब करेंगे तो मुख धन मंत्री हो जाएगा। जो मुख्य शब्द जो दिया है यह एक सार्थक शब्द है, और मंत्री दिया है यह इसकी विशेषता को बता रहा है। तो मुख्यमंत्री में जो शब्द जो होगा उपसर्ग वह मुख्य हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रथम भाग में होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, तो उपसर्ग का चयन हम यूं ही चुटकियों में कर देंगे। दोस्तों यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चनों का मेंशन जरूर किया जाता है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं बी इज द बेस्ट आंसर, मुख्य हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इस क्वेश्चन नंबर 16 का प्रश्न दिया कि जिस समास में दोनों प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है द्विगु समास, ऑप्शन बी दिया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन सी दिया है तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी दिया है बहुव्रीहि समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका राइट द्वंद्व समास होगा। दोस्तों मैं इसलिए बता दूं, द्वंद्व समास का एक ऐसा ट्रिक होता है कि जब भी पेपरों में द्वंद्व समास से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे, उन्हें सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देखेंगे क्या उसमें कोई योजक चिन्ह तो नहीं है। योजक चिन्ह यदि है तो द्वंद्व समास होगा। यदि किसी एग्जाम्पल में और का लोप हो, जहाँ भी और दिया हो, तो हम क्या करेंगे, द्वंद्व समास लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो लाभ हानि हो गया, माता पिता हो गया, राजा रानी हो गया, दूध दही हो गया, दाल भात हो गया। जहाँ भी योजक चिन्ह या और का लोप हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, या दोनों पदों की प्रधानता होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट का, जो 2026 के दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग इसे जरूर देख के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का जो प्रश्न दिया है, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है कि ऊँट के मुंह में जीरा का क्या मतलब होगा। तो ए ऑप्शन दिया है लंबा होना, बी ऑप्शन दिया है कम देना, और सी ऑप्शन दिया है अधिक खाने वाले को कम खुराक देना, और डी दिया है ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, अधिक खाने वाले को कम खुराक देना। दोस्तों यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अधिक खाने वाला एक व्यक्ति है उसे कम खुराक देंगे तो क्या होगा, उसे ऊँट के मुंह में जीरा होने का एक भाव प्रतीत होगा।
दोस्तों यहाँ पर एक रमेश नाम के एक लड़का है और उसका एक भाई सुरेश है। उसे क्या करता है वह उसे 10 रसगुल्ला ही खाने का कैपेसिटी है। यदि उसे 5 रसगुल्ला दिया जाए तो क्या उसका पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो भोजपुरी में ऐसे मुहावरों का अक्सर प्रयोग एग्जाम्पल में दिया दिया जाता है और यूपी टेट में अक्सर मुहावरों से 1 से 2 क्वेश्चन परफेक्ट पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ होता है अधिक खाने वालों को कम खुराक देना का हो जाएगा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो 18 नंबर का क्वेश्चन दिया कि 4 रास्तों का समाहार में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि समास, बी ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, सी दिया है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन दिया है द्विगु समास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर द्विगु समास। दोस्तों मैं आज आप लोग को बता दूं जो द्विगु समास होता है इस समास का एक ही ट्रिक है। जब भी पंक्ति में जो भी एग्जाम्पल दिया रहे उसमें क्या हो पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक शब्द होता है। यहाँ पर 4 रास्तों का समाहार में 4 रास्तों का समाहार दिया है। यहाँ पर जो 4 दिया है ये एक संख्यावाचक शब्द दिया है। जहाँ पर भी संख्यावाचक शब्द दिया होता है वह द्विगु समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो क्वेश्चन दिया है कि ह को किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी पार्श्विक व्यंजन, ऑप्शन डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में ह को रखा गया है। दोस्तों इसके साथ साथ यह भी बता दूं कि ह जो होता है वो संघर्षी व्यंजन में आता है और संघर्षी व्यंजन में ह आता है, फ आता है, वो आता है, बड़का स आता है, षटकोट वाला आता है, ह आता है। ये क्या होता है? ये सभी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी क्वेश्चन में एक पार्श्विक व्यंजन का भी मेंशन किया गया है। जो पार्श्विक व्यंजन होता है उसके अंदर जो होता है ल आता है। मैं एक ट्रिक बता दूं कि जब भी पेपरों में पार्श्विक व्यंजन पूछे तो हम क्या करेंगे जो भी उच्चारण हम बोलेंगे उसमें हवा में जो जीभ के दोनों पासाओं निकलती है ये सभी व्यंजन क्या हो जाएंगी पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसका प्रश्न दिया है कि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं? ऑप्शन ए इसका है 46, ऑप्शन बी दिया है 48, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 52। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर 52 हो जाएगा दोस्तों। 52 इसलिए होगा क्योंकि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में 52 वर्णों का मेंशन किया गया है दोस्तों। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी टेट 2026 में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अपने माइंड में एक थोड़ा सा कंसेप्ट बना लीजिएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसे देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि निम्न में कौन भावाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए दिया है क्रोध, ऑप्शन बी दिया है लड़की, ऑप्शन सी दिया है पर्वत और ऑप्शन डी दिया है रोहन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट में आप लोग को बता दूं क्रोध। क्रोध देखते हैं क्रोध हो भी सकता है। बी लड़की, लड़की लड़की भावाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। सी दिया है पर्वत, पर्वत भी नहीं होगा। डी रोहन, रोहन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का 3 यदि क्वेश्चन में न दिया है तो इस क्वेश्चन का राइट ए ही होगा क्रोध। क्रोध क्या हो एक भावाचक संज्ञा का अंतर्गत आता है दोस्तों। भावाचक कहने का मतलब ये होता है कि यह किसी चीज को भावात्मक प्रकट करता है। जैसे क्रोध हो गया, पाप हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, एक खुशी हो गई। इस सभी प्रकार की प्रक्रिया जो होती है यह हमारे शरीर से लगाव अटैचमेंट होता है। इस क्वेश्चन का ए इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का प्रश्न दिया है कि राधा गीत गाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए दिया है अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बी हो जाएगा बेस्ट आंसर। सकर्मक क्रिया इसलिए होगा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं जब भी पेपरों में सकर्मक क्रिया से संबंधित क्वेश्चनों का मेंशन किया गया हो तो हम क्या करेंगे सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्रिया होने का
कार्य होने की क्या हो, संभावना हो। यहाँ पर राधा गीत गाती है तो राधा क्या कर रही है, राधा गीत गाती है तो गीत गाना, गीत क्या है, उसका एक एक कार्य है, तो ये कर्म की प्रधानता का उल्लेख करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 23 में चलते हैं, देखते हैं तो निम्न में से कौन सा शब्द एक पुर्तगाली शब्द दिया है। ऑप्शन ए दिया है अखबार, ऑप्शन बी आमदनी, ऑप्शन सी चम्मच और ऑप्शन डी दिया है आलू। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आलू जो शब्द है यह एक पुर्तगाली शब्द है और इसी क्वेश्चन में एक अखबार का भी मेंशन किया गया है कि ये भी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि अखबार कौन सा शब्द है, तो अखबार जो है यह अरबी शब्द से लिया गया है। और आमदनी भी दिया है, आमदनी जो है यह एक फारसी शब्द से लिया गया है शब्द है। और तुर्की शब्द भी चम्मच जो है यह एक तुर्की शब्द से लिया गया है। और ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी टेट 2026 में ऐसे क्वेश्चनों का जरूर मेंशन जरूर किया जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को जरूर पूछा गया है। तो आप लोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों को, इसीलिए मैं दोस्तों आप लोग को लेकर आया हूँ। आप लोग इसे देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आलू एक पुर्तगाली शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि 24 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि हिंदी में कागज का सही बहुवचन है, जो कागज शब्द दिया है इसका सही बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए कागजों, ऑप्शन बी कागजात और ऑप्शन दिया दिया है कि सी दिया है कागजातों और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कागजों। कागजों जो होता है कागज शब्द का सही बहुवचन होता है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से 2026 में यूपी टेट होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जामिनर के द्वारा हर बार प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चनों को पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है अस्पृश्यता, ऑप्शन बी भी दिया है अस्पृश्यता, ऑप्शन सी अस्पृश्यता, ऑप्शन डी अस्पृश्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, जो 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता इस शब्द का शुद्ध वर्तनी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न दिया है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए दिया है कवियत्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवियत्री और ऑप्शन डी कवियाणी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, कवयित्री। कवयित्री जो होता है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है दिया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट में यह पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री होता है। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। इनमें से अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी दिया है हरि कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन सी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी दिया है राम कुमार वर्मा जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिन्होंने अंधेर नगरी के लेखक के रूप में एक प्रतिपादन किए, जो आप लोग इस प्रकार इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर कि पितरी शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या है। ऑप्शन ए दिया है पितरा, ऑप्शन बी दिया है पितरे, ऑप्शन सी दिया है पितुआ, ऑप्शन डी दिया है पितरमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, पितरे हो जाएगा। पितरे है जो शब्द है वह पितरी शब्द का एक तृतीय एक वचन के रूप में होता है, जो आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है प धन वन, ऑप्शन बी दिया है पो धन अन और ऑप्शन सी दिया है प धन अन और ऑप्शन डी दिया है प धन अन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि पवन का संधि विच्छेद बी हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा। जब भी परीक्षाओं में पवन आ जाए, भवन आ जाए, कोई या कोई भी शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस शब्द को टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो प धन अन का हो जाएगा, आधा प हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर प्लस अ हो जाएगा, प्लस न हो जाएगा। तो ऐसे दोनों को आपस में मिलाएंगे तो अ धन न धन बराबर क्या हो जाएगा,
पवन हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट बी हो जाएगा। और यह भी एक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चनों का मेंशन भी किया गया है। दोस्तों मैं यह भी बता दूं कि अक्सर एग्जामिनर के द्वारा यह भी पूछ दिया जाता है कि पवन जो है वह किस प्रकार का संधि है। तो जो पवन शब्द दिया है यह एक अयादी संधि है। तो आप लोग इसे भी देख कर जाइएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है और अक्सर यूपी टेट में अक्सर क्वेश्चनों का जरूर पूछा जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसकी कविता है या तुलसीदास की किसकी रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया है मुक्ति बोध, ऑप्शन बी दिया है अज्ञेय, ऑप्शन सी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन डी दिया है हरिवंशन राय बच्चन जी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने तुलसीदास की एक कविता का क्या किए थे, उल्लेख किए थे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बता दूं, ये जो 30 क्वेश्चन आप लोग को मैं लेकर आया हूँ, जो यूपी टेट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर मैं बनाया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी टेट 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं आएंगी, जे टेट, यूपी टेट, यस टेट, जो भी परीक्षाएं आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जरूर पहुंच जाएगा। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा।